लेट्स स्टार्ट प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री की इस लेक्चर सीरीज में उपनिवेशवाद के वाणिज्यिक चरण के अंतर्गत हम लोगों ने जो राजनीतिक नीति थी उसको पढ़ना स्टार्ट किया था और वहां पर हमने ये देखा था कि कुछ इनिशियल स्टेज में जो गवर्नर जनरल थे उनके काल में कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे और किस प्रकार से ब्रिटिश की नीतियां रही उनको हमने समझा था। आज हम एक इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली और उसके काल में क्या क्या नीतियां रही, किस प्रकार से घटनाएं घटी और सबसे महत्वपूर्ण सहायक संधि प्रणाली जिसको लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में लागू किया था उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहां पर मैंने लॉर्ड वेलेस्ली को हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका काल जो टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा 1798 से 1805। अब देखिए ये मैंने आपको क्या बताया, अभी हम हिस्ट्री केवल मॉडर्न हिस्ट्री को उसी रूप में देख के चल रहे हैं, लेकिन किसी भी देश का जो इतिहास होता है वो चारों तरफ के एनवायरनमेंट से भी प्रभावित होता है। अभी हमें वर्ल्ड हिस्ट्री की जानकारी है नहीं, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो जो चीज आज आप यहां समझ रहे हो निश्चित रूप से आपको समझ में आ रही है, लेकिन तब वो और अच्छे से आपको समझ में आएगी। इसीलिए मैंने कहा था हमारी लेक्चर सीरीज को शुरू करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि हमने जिन 5 सेगमेंट को लिया है उन 5 सेगमेंट को धीरे धीरे करके अगर आपने ढंग से समझ लिया तो फिर आप एक पूरे पैकेज के रूप में अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो और तभी आपका जो आंसर होगा जो आप एग्जाम में लिखोगे वो एक पूर्णता को लिए हुए होगा। ठीक है, तो आप समझिएगा। अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता है 1789 में फ्रांस में रिवॉल्यूशन हो गया था, फ्रांस की क्रांति हो गई थी। उसके पश्चात वहां एक नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत मजबूत शासक आ चुका था। तो अब देखिए लॉर्ड वेलेस्ली को भारत में फ्रांसीसी विस्तार रोकने के लिए भेजा गया था, क्योंकि यूरोप में ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों ही प्रतिद्वंदी थी और दोनों ही उस दौर में अलग अलग राष्ट्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रयासरत थी यानी उपनिवेश बनाने के लिए। तो चूंकि फ्रांस अब एक मजबूत शक्ति के रूप में एक मजबूत शासक उसको मिल गया है, तो क्यों हो सकता था वो भारत की तरफ भी आ जाए। वो मिस्र तक तो आ ही चुका था, जो आपका मिस्र वाला एरिया वहां तक तो आ ही चुका था, तो उसका भारत की तरफ बढ़ने का भी खतरा था। तो इस टाइम पीरियड में वेलेस्ली आया था। तो देखो लॉर्ड वेलेस्ली को भारत में फ्रांसीसी विस्तार रोकने के लिए भेजा गया था। यह वही काल था जब 1798 में नेपोलियन बोनापार्ट ने मिस्र पर आक्रमण किया तथा उसका भारत की ओर बढ़ जाने का खतरा था। इस संकट की घड़ी में बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड वेलेस्ली को भेजा गया और लॉर्ड वेलेस्ली ने 2 तरीके अपनाए, एक तो युद्ध, वो परिस्थिति के अनुसार आपको लड़ना ही पड़ेगा, और दूसरा सहायक संधि प्रणाली। ये 2 तरीके अपनाए हैं, वो हमें ध्यान रखना है क्या क्या है। हम सबसे पहले देखते हैं युद्ध कौन सा लड़ा गया। तो युद्ध तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं, आपको पता है फ्रांस की कंपनी के साथ निकटता किसकी थी? मैसूर की। मैसूर में उस समय कौन शासक था? टीपू। हालांकि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू पराजित हो गया, लेकिन अभी भी उसके हौसले पस्त नहीं हुए थे। उसने वापस से उठकर खड़ा होने का प्रयास किया, और कैसे किया वो देखो 2 फ्रंट पर काम करेगा। एक फ्रंट तो क्या करेगा, चूंकि फ्रेंच में रिवॉल्यूशन होगी, फ्रेंच के पास आप क्या कहते हो, उनके पास खूब सारे अस्त्र शस्त्र खूब मौजूद है, तो वो फ्रेंच कंपनी की सहायता से या फ्रेंच सरकार की सहायता से अपने क्षेत्र में शस्त्रागार स्थापित करेगा ताकि ब्रिटिश कंपनी से मुकाबला किया जा सके। एक तो ये तरीका, और दूसरा वो ब्रिटिश कंपनी को कूटनीतिक रूप से पूरे वर्ल्ड में अलग थलग करने के लिए क्या करेगा, जो आसपास के देश है वहां अपने राजदूत भेजेगा। ये भी देखो कितनी बड़ी चीज है। आज हम देखते हैं पॉलिटिकल लेवल पर आप अलग अलग देशों के साथ संबंध बनाते हो ताकि किसी दूसरे देश को काउंटर किया जा सके। तो टीपू सुल्तान ने उस समय इतनी बड़ी सोच थी। यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूं कि उस पूरे दौर में भारत में जितने भी देशी राज्य थे वो ब्रिटिश के औपनिवेशिक कैरेक्टर को समझ ही नहीं पाए थे। ठीक है ना, हम भी अभी आज नहीं समझ सकते, लेकिन बाद में समझेंगे। ब्रिटिश का एक बहुत छुपा हुआ हिडन एजेंडा था। वो लोग जो उस समय भारत के शासक थे वो ब्रिटिश को केवल एक आर्थिक फ्रंट पर या इकोनॉमिक फ्रंट पर ही उसको मान रहे थे कि तो केवल व्यापार करना चाह रही, इसलिए इस प्रकार के काम करिए। नहीं, उसका हिडन एजेंडा क्लियर कट था कि भारत पर वो प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करेगी ताकि भारतीय संसाधनों का जमकर के उपयोग किया जा सके। तो उस एजेंडे को किसी ने पहचाना नहीं, तो उस रूप से उसके विरुद्ध तैयारी भी नहीं की गई। अगर उस एजेंडे को आप पहचान लेते तो आप तैयारी भी उसी अनुरूप करते। तो टीपू तो उस एजेंडे को कहीं ना कहीं पहचानता था, इसलिए उसने फ्रेंच सरकार या फ्रेंच कंपनी की सहायता से शस्त्रागार भी स्थापित किए और ब्रिटिश को वर्ल्ड लेवल पर या अलग अलग जगहों पर उसको अलग थलग करने के लिए वहां पर अपने राजदूत भी भेजे ताकि उनके साथ एक गठबंधन बनाया जा सके। तो यही मैंने आगे लिखा है, देखिए आप इस चीज को। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होगा 1799 में। क्यों होगा? क्योंकि टीपू अभी कमजोर नहीं पड़ा है, इसलिए। तो देखो लॉर्ड वेलेस्ली ने अपना पहला निशाना मैसूर राज्य को बनाया। वस्तुतः श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद भी टीपू ने हौसला नहीं खोया तथा ब्रिटिश से संघर्ष के लिए उसने 2 तरीके अपनाए। कौन कौन से? प्रथम, उसने फ्रांसीसियों की सहायता से कुछ सैनिक शस्त्रागारों की स्थापना की। दूसरे, उसने वैश्विक स्तर पर ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने के लिए अनेक देशों में अपने राजदूत भेजे, यानी अपने एम्बेसडर्स भेजे। कौन कौन से? अफगानिस्तान, तुर्की, फ्रांस, यहां पर अलग अलग जगह राजदूत भेजे ताकि एक
मोर्चा बन जाए, एक गठबंधन बन जाए और हम ब्रिटिश का मिलकर के मुकाबला कर सकें। ये उसकी दूरदर्शिता थी, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन भी कई बार आता है कि अपने समकक्षों में टीपू इतना दूरदर्शी था जिस वजह से वो ब्रिटिश से संघर्ष अच्छे से कर पाया था, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो फिर वेलेस्ली को तो पता चल गया कि टीपू सबसे बड़ी चुनौती है, तो सबसे पहले उसने टीपू को अपने बड़ा खतरा माना और उसके विरुद्ध आर्थर वेलेस्ली और मेजर स्टुअर्ट के अधीन एक सेना भेजी। फिर 1799 में श्रीरंगपट्टनम के किले पर लड़ता हुआ टीपू सुल्तान मारा गया। अब अल्टीमेटली टीपू सुल्तान समाप्त हो गया। तो उस चुनौती को टीपू इसने समाप्त किया। कारण क्या था? क्योंकि फ्रांस भारत की तरफ बढ़ सकता था, तो टीपू की फ्रांस से निकटता थी, तो फ्रांस को ऑटोमेटिकली यहां पर एक बेस मिल जाता। तो उसने कहा भाई सबसे पहले उस बेस को ही आप खत्म करो, इसीलिए इस युद्ध को लड़ा गया था। तो अब आपको चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लास्ट है, उसके पश्चात अब आपको आंग्ल मैसूर युद्ध दिखाई नहीं देंगे। क्लियर है? और 2 पॉइंट जरूर आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया युद्ध। इसके अलावा एक सहायक संधि प्रणाली भी अपनाई गई थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, उसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा और आप अब खुद ही महसूस करोगे कि उस प्रणाली की सहायता से ब्रिटिश को किस प्रकार से लाभ मिला। उस प्रणाली की सहायता से ब्रिटिश ने क्या काम किया? आर्थिक रूप से तो अपने आप को मजबूत किया ही किया, लेकिन भारत के पैसों से अपनी सेना खड़ी कर ली और राज्यों को अपने एक तरह से अधीन कर लिया। एकदम छोटे से प्रोविजंस के माध्यम से पता ही नहीं चला भारतीय राज्यों को हमारे साथ क्या हो रहा है। और वेलेस्ली ने बहुत मित्रतापूर्ण, मजे की बात देखिए, ये संधि एक मैत्रीपूर्ण संधि थी। मैत्रीपूर्ण संधि कर करके आप क्या कर रहे हो? उनको अपने अधीन करते जा रहे हो। अब आप उसके प्रोविजन को देखोगे तब आपको पता चलेगा। देखिए, हाँ, एक युद्ध तो और रह गया। इस काल में एक युद्ध और लड़ा गया था, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। उसको भी देख लीजिए, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, 1803 से 1805। क्योंकि मैंने आपको बताया था सालबाई की संधि के बाद 20 वर्षों की शांति, तो 1782 में सालबाई, तो 1802 या 1803 में वापस युद्ध लड़ा गया। ये युद्ध भी क्या था? सीधी सी बात है कि बाद में जो मराठा सरदार थे वो योग्य नहीं थे। यही लिखा है, देखो 18वीं शताब्दी के अंत तक लगभग सभी योग्य मराठा सरदारों की मृत्यु हो गई तथा अगली पीढ़ी के मराठा सरदार उतने योग्य नहीं थे। फिर पूना के पेशवा और अन्य मराठा परिवार, आपको बताया ना, सेंटर में पूना का पेशवा था और बाकी 4 परिवार थे, होलकर, आपके क्या कहते हैं, गायकवाड़, भोसले, होलकर, इस प्रकार के 4 परिवार थे। तो उनका और पेशवा के विरुद्ध एक प्रकार का संघर्ष हो गया। परिवार भी एकजुट नहीं रह पाए। पेशवा ने ब्रिटिश अधिकारियों के साथ एक संधि की, बेसीन की संधि, और अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया। अब वो परिवारों को छोड़ करके स्वयं को स्थापित करने का प्रयास कर रही है। कौन? पूना का पेशवा। पेशवा के इस कदम से अन्य मराठा परिवार नाराज हो गए, तो पेशवा और ब्रिटिश कंपनी और अन्य मराठा परिवार मिलकर के युद्ध लड़ेंगे। कौन सा? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। समझ रहे आप इस गठबंधन को? समझिए, पेशवा और ब्रिटिश कंपनी और अन्य मराठा परिवार, ये होगा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसमें भी क्या होगी? इन मराठों की हार हो जाएगी। और अब होगा क्या? नाराज हो गए, इस वजह से 1803 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। इसमें मराठों की हार हुई और 1805 में राजपूत घाट की संधि के आधार पर युद्ध अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा। बहुत सिंपल चीज है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। लॉर्ड वेलेस्ली के समय में मेनली तो टीपू वाला कैरेक्टर समझना था और सहायक संधि प्रणाली को समझना था, चूंकि एक फैक्ट के रूप में आ गया जिसको मैंने नोट करके बता दिया। क्लियर? अब हम मेन तो हमारे सहायक संधि प्रणाली पर आते हैं। सहायक संधि प्रणाली, इस प्रणाली को हम घेरे की नीति का ही विस्तार मान सकते हैं। औपचारिक रूप में इसका आरंभ लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुआ। यह संधि देशी राज्यों के साथ की गई एक मैत्रीपूर्ण संधि थी। जो भी देशी राज्य थे, जैसे मैसूर, निजाम, हैदराबाद, जो भी आप देशी राज्य हैं, उनके साथ की गई एक मैत्रीपूर्ण संधि थी। आप इस संधि के प्रावधान को आप एक एक समझिए। ये मैंने प्रावधान लिखे, एक एक प्रावधान को आप ध्यान से देखो। जो भी राज्य सहायक संधि प्रणाली को अपनाता, उसे अपने यहां एक ब्रिटिश रेजिमेंट यानी ब्रिटिश सेना स्थापित करनी पड़ती थी और साथ ही अपनी सेना को भंग करना होता था। देखिए, सपोज कीजिए कोई भी एक देशी राज्य है, उसको ऐसा लग रहा है कि उसको अपने आसपास के क्षेत्रों से खतरा है और वो उसका मुकाबला करने में सक्षम नहीं है, तो वो क्या करेगा? वेलेज ने इसी प्रकार के राज्यों को तलाशा और उसने कहा कि भाई हम क्या करेंगे, आप हमारे साथ संधि कर लीजिए, आपकी रक्षा हम कर देंगे। तो उसने कहा चलो ठीक है, हमारी रक्षा हो जाएगी। तो बदले में भाई आपकी जब हम रक्षा करें तो बदले में आप क्या दोगे? तो उन्होंने कहा कि आप अपनी सेना को तो कर दो समाप्त, अब हम यहां पर क्या करेंगे, हमारी रेजिमेंट स्थापित करेंगे। आप सोच के देखिए, भविष्य में अगर मान लो उस देशी राज्य को ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ना होगा तो वो लड़ेगा कैसे? क्योंकि उसने तो अपनी सेना खुद ही समाप्त कर ली और ब्रिटिश सेना को खुद ने मजबूत कर दिया। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? अब देशी राज्य जो सहायक संधि प्रणाली में बंधे थे, वह अब ब्रिटिश रेजिमेंट स्थापित हो गई है और खुद की सेना समाप्त हो गई है। ये तो काम हुआ अलग। अब एक प्रोविजन और है, जब ब्रिटिश सेना व रेजिमेंट स्थापित हो गई तो अगला देखिए, बदले में जैसे ही आप इस प्रोविजन को स्वीकार करोगे कि अपनी सेना समाप्त करो और हमारी रेजिमेंट स्थापित करो, तो बदले में क्या होगा? देखो, बदले में संबंधित राज्य को सैनिक खर्च के रूप में एक बड़ी रकम देनी होती थी। अब देखो, अपनी सेना समाप्त हो रही है, ब्रिटिश की सेना आ रही है, उसकी सेना के पालन पोषण के लिए आपको रकम देनी पड़ रही है, देनी पड़ेगी क्योंकि आपकी वो रक्षा करेगी।
ठीक है ना। तो रकम देनी पड़ती थी, और रकम भी कैसी, नगद रूप में। वहां पर एक उन्होंने कैटेगरी बना ली थी, अगर राज्य छोटा है तो आप केवल रकम नकद रूप में देकर के फ्री हो जाइए, कैश, ठीक है। लेकिन अगर राज्य बड़ा है तो नकद के साथ साथ आप कुछ भूभाग भी प्रदान कीजिए। तो देखिए आप किस तरह से ब्रिटिश कैरेक्टर बदल रहा है, पैसे भी आ रहे हैं और क्षेत्रों पर नियंत्रण भी हो रहा है। यही लिखा है देखो, अगर राज्य छोटा होता तो वह रकम नकद रूप में प्राप्त करता, और अगर राज्य बड़ा होता तो उसे नगद रकम के साथ साथ कंपनी को एक बड़े भूभाग भी प्रदान करना होता। तो एक चीज आपको पता चल गई कि संधि, सहायक संधि प्रणाली मैत्रीपूर्ण है। कोई भी देशी राज्य अपनी रक्षा के लिए ब्रिटिश को कह रहा है, ब्रिटिश कह रही है ठीक है हम आपकी कर देंगे, आप अपनी सेना को तो कर दो समाप्त, और हमारी सेना को स्टेब्लिश कर दो, और उसके पालन पोषण, भरण पोषण के लिए आप हमें पैसे देते रहो। क्लियर है। अगला संबंधित राज्य, अगला प्रोविजन क्या है, संबंधित राज्य को अपने या एक ब्रिटिश रेजिडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, राजनीतिक परामर्शदाता स्थापित करना होता था। और उसका काम क्या था, अब मान लो वो देशी राज्य कोई भी अपनी नीति बनाना चाहता है अन्य राज्यों के साथ या किसी विदेशी के साथ, तो अब आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते, आपको उस ब्रिटिश रेजिडेंट की सहायता लेनी पड़ेगी। ठीक है ना। कहने का मतलब क्या हो गया कि उस राज्य की जो विदेश नीति थी वो एक तरह से अब ब्रिटिश के अधीन हो गई। तो ये भी कितना बड़ा नुकसान हो गया कि आप अपने मामलों में निर्णय नहीं ले पा रहे हो, आपकी संप्रभुता आप खुद क्या कर रहे हो, ब्रिटिश को दे रहे हो। यही मैंने लिखा है देखो, वो जो ब्रिटिश रेजिडेंट था वो क्या करता, संबंधित राज्य की विदेश नीति का संचालन इस रेजिडेंट के परामर्श से ही होता। इसका अर्थ हुआ कि संबंधित राज्य की विदेश नीति अब कंपनी के अधीन हो गई। तो ये कोई मैत्रीपूर्ण संधि हमें लग रही है, लेकिन वास्तव में ये मैत्रीपूर्ण नहीं है। ये तो एक तरह से ब्रिटिश कंपनी उन देशी राज्यों पर अपने नियंत्रण को और मजबूत किए जा रही है और उनको पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है ना। वो सिर्फ अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भाई हमारी सुरक्षा हो जाएगी, उसको नहीं समझ रहे हैं कि आपकी सुरक्षा नहीं, आपको अधीन बनाने की शुरुआत है। तो एक पॉइंट तो हो गया ब्रिटिश रेजिमेंट यानी सेना, और एक ब्रिटिश रेजिडेंट। फिर तीसरा क्या था कि संबंधित राज्य, जो राज्य कंपनी के साथ संधि करता उसको अपने यहां पर वो किसी बाहरी को नौकरी पर नहीं रख सकता था, यानी किसी अन्य यूरोपीय को नहीं रख सकता था, आपको केवल ब्रिटिश को ही रखना था। तो कहने का मतलब है, मान लीजिए सपोज करो ये अगर प्रोविजन नहीं होता, कोई फ्रांस का आदमी आ जाता या कोई और आ जाता, तो हो सकता है ब्रिटिश को चुनौती मिलती। तो अब वो तो रख ही नहीं सकता था, क्योंकि वो कंपनी शर्त में बंध गया कि आप अपने या किसी भी विदेशी को नौकरी पर नहीं रख सकते। तो संबंधित राज्य कंपनी की अनुमति के बिना किसी भी अन्य यूरोपीय को अपने यहां सेवा में नहीं रख सकते थे। तो एक तरह से एकाधिकार किसका हो गया, ब्रिटिश का ही हो गया। और लास्ट पॉइंट, औपचारिक रूप में तो यह कहा गया था कि जो रेजिडेंट है वो आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, केवल विदेश नीति के संचालन में आपकी सहायता करेगा। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं था। उस देशी राज्य के जो खुद के निजी मामले थे, जो आंतरिक मामले थे, वहां पर भी यह ब्रिटिश हस्तक्षेप आरंभ हो गया। और हो गया तो वो राज्य वो कुछ कर भी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि सेना भी उसके पास नहीं, निर्णय लेना भी उसके पास नहीं, यहां तक कि किसी अन्य यूरोपीय को वो यहां नहीं रख पाया। जो भी थे वो सारे के सारे कौन थे, ब्रिटिश ही थे। ये लास्ट पॉइंट में लिखा है, यद्यपि औपचारिक रूप में इस बात का आश्वासन दिया गया था कि कंपनी संबंधित राज्य के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, परंतु व्यवहार में इस चीज का उल्लंघन ही होता था। तो अब आप वापस देखिए किस तरह से एक मैत्रीपूर्ण संधि का हवाला देकर के उन देशी राज्यों को पूरी तरह से अपने अधीन कर लिया। पहला काम क्या किया, अपनी सेना स्थापित कर दी, उसकी सेना को भंग कर दिया, और जो खुद की सेना स्थापित की उसका पालन पोषण, क्योंकि जब सेना स्थापित करते उसका खर्चा भी आता है, उसका खर्चा कौन दे रहा है, वही राज्य दे रहा है। तो मैंने एक लाइन लिखी थी, आपको याद होगा, फिर यह वही काल है जब हम यह पाते हैं कि ब्रिटिश ने भारतीय संसाधनों से अपनी एक विशाल सेना खड़ी कर ली, जिसको हम लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि प्रणाली में पाते हैं। तो देखिए आप, अपनी सेना खड़ी हो रही है कि नहीं हो रही है, और राज्य खुद ही खड़ी कर रहे हैं। तो पहला ये हो गया। दूसरा हमने देखा ब्रिटिश रेजिडेंट, जो राजनीतिक परामर्शदाता, वो रखना पड़ता था और वो विदेश नीति का संचालन करता था। तो कंपनी की विदेश नीति भी उसके हाथ से चली गई। वो किसी अन्य यूरोपीय को भी अपने यहां नहीं रख सकते थे, और कंपनी ने उसके आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप शुरू कर दिया। ये सारे प्रोविजन थे। अब इससे कंपनी को लाभ क्या हुआ वो भी मैंने यहां नोट किए। देखो, सहायक संधि प्रणाली से ब्रिटिश को लाभ, पहला लाभ तो क्या हो गया, सीधा सा है कि ब्रिटिश कंपनी ने भारतीय राज्यों के धन से ही एक बड़ी सेना खड़ी कर ली। और सेना आपको पता है काम आएगी। आप जब आगे उपनिवेशवाद पढ़ोगे और पूरे राष्ट्रवाद के चरण को पढ़ोगे, ठीक है ना, 20 शताब्दी तक आप चलोगे, जब भारत आजाद होगा तो वहां पर भी आप समझोगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा। भारत पर ब्रिटिश ने दो ऐसे उपकरण थे जिसकी सहायता से लंबे समय तक शासन कर लिया, एक तो सेना और एक वो एक प्रशासनिक सेवा का पूरा कैडर बनाएगा, जिसको हम कहते हैं सिविल सर्विसेज का कैडर, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से। उन दो के माध्यम से वो क्या करेगा, इन दो ही चीजों के माध्यम से पूरे भारत पर वो नियंत्रण स्थापित कर लेगा। तो देखो, सेना खड़ी कर ली। फिर दूसरा, अनेक भारतीय राज्यों की विदेश नीति अब कंपनी के अधीन हो गई। अब कोई भी राज्य है वो अपने हिसाब से निर्णय नहीं ले पा रहा है, तो जब विदेश नीति उसके अधीन हो गई तो कंपनी का इसको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। वो अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करती रहेगी ताकि उसका व्यापार भी प्रभावित ना हो और उसके जो भी हिडन एजेंडे वो पूरे होते रहे। और तीसरा, एक सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या हो गया, देखना,
अब भविष्य में जो भी युद्ध होता वह युद्ध या तो शत्रु की भूमि पर होता या मित्र की भूमि पर, जबकि स्वयं ब्रिटिश क्षेत्र सुरक्षित हो गया। समझिए इसका क्या मतलब है। ब्रिटिश ने जिस राज्य के साथ संधि की, क्यों की? ताकि उस राज्य की सुरक्षा की जा सके। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए, मैं इसको इस डायग्राम से आपको बताता हूं। ये है एक राज्य, ये है आसपास के दूसरे राज्य, ठीक है। ये जो राज्य है वो क्या है? सहायक संधि प्रणाली वाला है। आप समझिए एक बार, सहायक संधि, इसको समझिए सिर्फ, ठीक है। ये राज्य सहायक संधि प्रणाली वाला है, जिसको ब्रिटिश ने यह आश्वासन दे दिया कि हम आपकी रक्षा करेंगे। अब किससे करेंगे? इन पड़ोस वालों से। अब मान लो होगा क्या कि अगर ये पड़ोस वाले इसको परेशान करते तो कैसे होगा? या तो ये यहां आकर के परेशान करेंगे, या इसको मान लो इसको परेशान करना या कोई भी क्षेत्र पर कब्जा करना है तो ये यहां जाकर के करेंगे। तो जो भी युद्ध होगा वो कहां होता? या तो यहां पर या इन क्षेत्रों पर होता। यानी या तो मित्र जिसके साथ मित्रता की उसकी भूमि पर होता या शत्रु की भूमि पर होता। लेकिन जो ब्रिटिश का खुद का क्षेत्र था, जहां कहीं पर भी था, वो सदा के लिए सुरक्षित हो गया। अब ब्रिटिश को अपना क्षेत्र जिस पर उसने प्रत्यक्ष नियंत्रण कर लिया। आप देखो बंगाल में कोई युद्ध आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप इस चीज को समझिए, इस ट्रेंड को समझिए, कितना शानदार है। सारे के सारे युद्ध इधर नीचे की तरफ ही आपको दिखाई दे रहे हैं। बंगाल में युद्ध बहुत कम दिखाई दे रहे। क्यों? क्योंकि बंगाल पर तो ब्रिटिश ने इस तरह से नियंत्रण कर लिया कि वहां पर तो कोई हस्तक्षेप हो ही ना, वहां से तो हमारा काम आसानी से चलता रहे। तो अब या तो युद्ध होते मित्र की भूमि पर या शत्रु की भूमि पर, बाकी सारे के सारे क्षेत्र क्या हो गए? पूरी तरह से सुरक्षित हो गए। ब्रिटिश के क्षेत्र सदा के लिए सुरक्षित हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी सहायक संधि प्रणाली की। सहायक संधि प्रणाली के आधार पर कुछ राज्यों का विलय भी किया गया था। उन राज्यों के नाम मैं आपको बता सकता हूं। कुछ 5-6 राज्य थे। तो जो राज्य थे जिन्होंने इस संधि को स्वीकार किया, उनमें सबसे पहला राज्य आपको हैदराबाद के निजाम दिखाई देंगे। कौन दिखाई देंगे? हैदराबाद के निजाम। ये सबसे पहले 1798 में, ठीक है ना, कब? 1798 में सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार कर लेंगे। उसके पश्चात आपके मैसूर राज्य, ये भी सहायक संधि प्रणाली बन जाएगा। फिर एक तंजौर है दक्षिण में, वो भी हो जाएगा। अवध है ऊपर, आपने देखा होगा अवध। इस प्रकार जो भारत का मैप आप बनाते हो, यहाँ पर पूरा ये बंगाल है, इधर ये आपका अवध था, नहीं पूरा बिहार के बाद अवध, अवध भी हो जाएगा। उसके अलावा आपके ये जो पेशवा है वो भी हो जाएंगे। ये सब सहायक संधि प्रणाली बन जाएंगे। तो अब आप देखिए कितना बड़ा बेनिफिट हो रहा है ब्रिटिश कंपनी को। मैंने कुछ बेनिफिट्स तो यहाँ पर आपके लिखे हैं, देखो ये रहे, ये बेनिफिट्स लिखे हैं ना। भारतीय राज्यों से बड़ी सेना खड़ी हो गई, विदेश नीति अधीन हो गई, युद्ध के रूप में भी भूमि सुरक्षित हो गई। और भी एक बड़ा बेनिफिट हो रहा है। क्या हो रहा है कि अब देखिए ये सारे राज्य जो हैं वो अलग अलग रूप से ब्रिटिश कंपनी के साथ बंध गए। अगर सपोज कीजिए कभी इन राज्यों को ब्रिटिश कंपनी से मुकाबला करना हो, तो अब इस सहायक संधि प्रणाली के कारण क्या हो गए? ये आपस में तो कोई गठबंधन नहीं बना सके, तो ब्रिटिश के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा भी अब नहीं बन पाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा फायदा मिल गया भारत में। ब्रिटिश के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा अब नहीं बन पाएगा। और इसके अलावा ये सारे के सारे क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेसेज है। कोई सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कोई व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन सब क्षेत्रों पर अब नियंत्रण किसका स्थापित हो रहा है? कंपनी का स्थापित हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा सहायक संधि प्रणाली से। तो इन बेनिफिट्स को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि अब भारत के कोई भी विदेशी राज्य एक एकीकृत संघ नहीं बना पाएंगे। और दूसरा, इस सहायक संधि प्रणाली के माध्यम से कई जो सामरिक और आर्थिक और वाणिज्यिक महत्व के स्थान थे, उन स्थानों पर अब कंपनी का नियंत्रण हो गया। और जो फ्रांस, जिसका भारत में सबसे बड़ा खतरा था, वो भी अब यहां से समाप्त हो गया। क्योंकि फ्रांस की जिनके साथ निकटता थी वो तो खुद अब क्या हो गए? ब्रिटिश के साथ बंध गए। तो ये सारी चीजें थी सहायक संधि प्रणाली से। मेरे हिसाब से आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इन लेक्चर को बहुत आराम से सुनिए, 2 बार सुनिए, ट्रेंड्स को पकड़िए। मैं फिर कह रहा हूं कि जब भी आप लेक्चर सुने तो याद करने का, नोट्स बनाने का मत सोचिए। इस हिस्ट्री के लेक्चर को मैं इस उद्देश्य के साथ बना रहा हूं कि आप ट्रेंड्स पकड़ ले हिस्ट्री का। अगर आपको ट्रेंड्स पकड़ में आ गया तो जब आप बाद में बुक्स कोई भी पढ़ोगे, क्योंकि आपको बुक्स तो पढ़नी पड़ेगी, तो उन जब बुक्स को आप पढ़ोगे तो आपको वो चीजें समझने में बहुत आसान रहेगी। और जब आप आंसर लिखोगे तो रटे रटाए आंसर कभी नहीं लिखे जाते हैं। अगर आपको ट्रेंड पता है तो उस ट्रेंड का यूज लेते हुए आप आंसर को आराम से लिख दोगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और बातें करेंगे।